जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए जम्मू संभाग में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान कुल 56 स्थानों पर छापेमारी की गई। इन अभियानों का उद्देश्य ओवरग्राउंड वर्कर्स और आतंकियों के समर्थकों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करना था। ये लोग आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुंचाने, हथियार और धन मुहैया कराने और उनके लिए भर्ती करने जैसे कार्यों में शामिल थे। पुलिस ने राजौरी जिले के थाना मंडी, दरहाल, कालाकोट, मंजारकोट और धर्मसाल में 9 जगहों पर छापेमारी की। वहीं पुंछ जिले के सुरनकोट, मंडी, पुंछ, मेंढर और गुरसाई में भी 12 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। इन तलाशी अभियानों को 2013 में थाना मंडी पुलिस स्टेशन और 2024 में राजौरी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामलों की जांच के तहत अंजाम दिया गया। ये मामले जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ है। पुलिस ने कहा कि इन छापों के दौरान कई कथित OGW और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दस्तावेज, बेहिसाब नकदी, हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा? विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी आलाकमान की ओर से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम की जानकारी दे दी गई है। इसके साथ ही उन्हें केंद्रीय मंत्री पद या राज्य में डिप्टी सीएम पद की पेशकश कर दी गई है। अजीत गुट द्वारा देवेंद्र फडणवीस को समर्थन पत्र देने के बाद केंद्र की ओर से महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर घटनाक्रम तेज हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे इस बात से नाखुश हुए। मंगलवार को शिंदे ने 2 से 3 कार्यक्रम में शिरकत तो की, लेकिन वो रोज की तरह मीडिया से बात करते नहीं नजर आए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या शिंदे डिप्टी सीएम पद का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे या केंद्र में जाएंगे या फिर कोई और फैसला लेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचंड विजय के बावजूद अब तक बीजेपी नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन के मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के एनडीए सहयोगी और मोदी सरकार में मंत्री रामदास आठवले ने बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की संभावना जताते हुए एकनाथ शिंदे की नाराजगी दूर करने की मांग उठाई। आठवले ने शिंदे को सलाह दी कि उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते तो केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो जाएं। एकनाथ शिंदे साहब को जब मैसेज गया कि बीजेपी का कमांड ने देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने का तय किया है, तो माननीय एकनाथ शिंदे साहब नाराज हो गए हैं, तो उनका नाराज होना समझ सकते हैं। लेकिन बीजेपी की इतनी सीटें आई, 132 सीटें बीजेपी की आई है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें मार्ग निकालना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाकर एक तो एकनाथ शिंदे साहब डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, या अगर उनको डिप्टी सीएम बनना उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं होगा तो केंद्र में वो कैबिनेट मंत्री के रूप में मोदी साहब के मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर महायुति में महामंथन जारी है। शिवसेना चाहती है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहें क्योंकि उनकी लोकप्रिय योजनाओं की वजह से ही ये जीत मिली है। वहीं बीजेपी को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। ऐसे में सीएम पद पर बीजेपी की पहली दावेदारी बनती है। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगा। वैसे फिलहाल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में रेस है। फडणवीस का कार्यकाल भी शानदार रहा है और एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता भी पिछले 2.5 साल में तेजी से बढ़ी है। अगर इन दोनों के बीच तुलना करें, संपत्ति में भी दोनों आसपास हैं। देवेंद्र फडणवीस से थोड़ी अधिक संपत्ति शिंदे के पास है। शिंदे के पास कुल 14.83 करोड़ की संपत्ति है, जबकि 5 साल पहले यानी 2019 में शिंदे की नेटवर्थ करीब 5.44 करोड़ रुपए थी। शिंदे के पास करीब 8 लाख रुपए सोने के आभूषण हैं और उनके पास पिस्टल भी है जिसकी कीमत 2,25,000 है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस से थोड़ी ज्यादा संपत्ति एकनाथ शिंदे के पास है। झारखंड में 28 को हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण होगा। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की। इस बीच कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके वाली बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में कांग्रेस का कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। जेएमएम ने ये पद देने से साफ मना कर दिया है। 2 दिन पहले ही खबर आ गई थी कि हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को साफ कह दिया है कि सरकार में जो पहले व्यवस्था थी वही चलेगी। जानकारी के मुताबिक झारखंड में कांग्रेस को डिप्टी सीएम का पद भले न मिले, लेकिन 4 मंत्री पद जरूर मिलेंगे। 4 मंत्री पद के लिए जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है उसमें रामेश्वर उरांव, दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी और अनूप सिंह या फिर श्वेता सिंह के नाम शामिल हैं।
हेमंत की कैबिनेट में कम से कम 5 नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं। जेएमएम से दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन और रामदास सोरेन फिर से मंत्री बन सकते हैं। महिला कोटे से लुइस मरांडी या सविता महतो में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। नए चेहरों में अनंत प्रताप देव का नाम भी आगे चल रहा है। इसके अलावा रविंद्रनाथ महतो, मथुरा महतो, उमाकांत रजक और भूषण तिर्की भी रेस में शामिल है। झामुमो कोटे से जो मंत्री बन सकते हैं उनके नाम है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, जो कि बरहेट से जीते हैं, अनंत प्रताप देव भवनाथपुर से, दीपक बिरुआ चाईबासा से, रामदास सोरेन घाटशिला से, मथुरा प्रसाद महतो टुंडी और हफीजुल हसन मधुपुर से। इसके अलावा कांग्रेस कोटे से जो मंत्री हो सकते हैं वो हैं लोहरदगा के रामेश्वर उरांव, जामताड़ा से इरफान अंसारी, पोरैया हाट से प्रदीप यादव और बेरमो से अनूप सिंह। राजद के कोटे से एक मंत्री हो सकता है जिसका नाम सुरेश पासवान है, देवघर से। संभल में रविवार को हुई झड़पों में मारे गए 4 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इससे साफ हो गया है कि मृतकों के शरीर पर मिले घाव उन गोलियों से मेल नहीं खाते जिन्हें यूपी पुलिस इस्तेमाल करती है। ये जानकारी मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने मंगलवार को दी। हालांकि पोस्टमार्टम के दौरान शवों से कोई गोली बरामद नहीं हुई है। इससे पहले आरोप लग रहे थे कि संभल हिंसा में इन 4 लोगों की मौत पुलिस फायरिंग की वजह से हुई है। हालांकि 4 मृतकों अयान, बिलाल, नईम और कैफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। बुधवार सुबह 4 बजे तक 24 घंटे के लिए क्षेत्र में इंटरनेट पर प्रतिबंध बढ़ाया गया। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने भी पुष्टि की कि 4 लोगों के शवों से पोस्टमार्टम के दौरान कोई गोली बरामद नहीं हुई, क्योंकि वो सभी के शरीर से बाहर निकल गई थी। रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अयान को पेट में गोली लगी जिससे उसका लिवर क्षतिग्रस्त हुआ। अन्य 3 के सीने में चोट आई। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में 4 में से 3 युवकों की मौत से पहले चोटें भी आईं। ऐसी चोटें बिलाल के घुटनों और कोहनी पर, कैफ के घुटनों, हाथों और पैरों पर और नईम के माथे, कोहनी और घुटनों पर देखी गई हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गोली के घावों की रिपोर्ट और तस्वीरें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि उन्हें किस तरह की गोली से मारा गया। मंडलायुक्त के दावों को दोहराया और कहा कि पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने केवल रबर की गोलियां और आंसू गैस का इस्तेमाल किया ताकि पत्थरबाजी कर रहे भीड़ को तितर-बितर किया जा सके। स्थानीय अधिकारियों ने पहले दावा किया था कि पुलिस के पास केवल आंसू गैस और रबर की गोलियां जैसे उपद्रव रोकने वाले हथियार थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इन संभावनाओं को खारिज कर दिया है कि यूपी पुलिस के इस्तेमाल की जाने वाली 9 मिलीमीटर गोलियों से इन 4 की मौत हुई है। जनपद संभल में संडे को जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में पुलिस द्वारा एहतियातन तौर पर इंटरनेट है वो शट डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। वो अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने प्रकार की नॉर्मलसी है वो वापस आ चुकी है। आज स्कूलें भी खुली थी, जितने भी सुपर मार्केट्स हैं वो भी ओपन हुए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इंटरनेट है वगैरह इससे रिलेटेड भी है फैसिलिटीज़ है वो भी जल्दी रिज्यूम होंगी। पुलिस द्वारा जो लोग उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे उन सबके सीसीटीवी हैं वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज़्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके चेहरे हैं उनको जल्द ही जो है पुलिस द्वारा जो नीचे स्तर पे उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनकी धरपकड़ की जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति है वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने पत्थर उठाया, पुलिस के ऊपर चलाया, उस व्यक्ति को जरूर जेल भेजा जाएगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी रूमर मॉन्गरिंग में, किसी भी इस तरीके की चीज में विश्वास न करें। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। कार बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ ट्रक से जा टकराई। हादसे का शिकार हुए सभी लोग डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तड़के 3:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ। हादसे में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के 5 डॉक्टर्स की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे का शिकार हुए सभी डॉक्टर लखनऊ से शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। सुबह 3:43 पर कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। स्कॉर्पियो आगरा जा रही थी। नींद आने के कारण कार डिवाइडर तोड़कर आगरा से लखनऊ जाने वाली दिशा में जा पहुंची। इसके बाद आगरा की तरफ से आ रहे ट्रक से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताते चले कि हादसे में जान गंवाने वाले 5 लोग डॉक्टर बताए जा रहे हैं। आगरा एक्सप्रेसवे पे एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो आगरा की तरफ जा रही थी अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ के दूसरी लेन में आ गई और सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में टोटल 5 लोग की मृत्यु हुई है, एक व्यक्ति घायल है। सभी को तत्काल तिरवा मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहाँ पे डॉक्टरों ने 5 लोग को मृत घोषित किया। जो घायल थे उनको सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया प्राथमिक उपचार के बाद।
इनमें जो सभी की जानकारी की गई है, जो मृतक है उनमें जो 3 जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर थे सेंट्रल मेडिकल कॉलेज में, और बाकी जो 2 अन्य है उनमें एक सीनियर लैब टेक्नीशियन थे और एक सीनियर स्टोर कीपर थे। सभी के परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में निकाली जा रही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर बवाल मचा हुआ है। अब उनकी इस पदयात्रा को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान सामने आया है। कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों हिंदुओं को जागरूक करने के लिए बागेश्वर धाम से राम राजा सरकार की नगरी ओरछा तक पदयात्रा निकाल रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि उनके ऊपर हमले की खबर सामने आई है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गयी। बताया जा रहा है कि यात्रा में फूलों से स्वागत करने के दौरान किसी ने उनके ऊपर मोबाइल फेंक दिया, जिसके कारण उनके चेहरे पर चोट आ गई। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा पर शंकराचार्य खूब भड़के हैं। उन्होंने शास्त्री को राजनीतिक शक्ति का एजेंट बताया है। राजनीति है, देखिए इधर कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे का मतलब कि जातियों में मत बटो, ठीक है। तो जातियों में ना बटे हिंदू जनता एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। इसीलिए वो जो सनातन यात्रा कर रहे हैं वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जात पात की बिटाई करो, माने जात पात से बट रहे हैं। यही तो कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, तो माने जात पात में मत बटो। दूसरी पार्टियां जो है वो जात पात की राजनीति कर रही हैं, तो ये कह रहे हैं कि जात पात में मत बोलो, हिंदू हिंदू रहो ताकि थोक वोट हमको मिले। जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। तो ये जो नारा है ये कह रहा है कि आप जो है जात पात में मत बटो, थोक हिंदू वोट हमारी तरफ आने दो। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले बड़ी कामयाबी मिली है। वो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर से जुड़ी डील कराने में कामयाब रहे हैं। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने मंगलवार देर रात युद्ध विराम को मंजूरी दी। 7 अक्टूबर को इजराइल हमास का युद्ध शुरू होने के बाद से उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह ने हमला शुरू कर दिया था। इस डील के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगभग 14 महीने से चल रही लड़ाई खत्म हो जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा कैबिनेट ने इसे 10-1 से मतदान को मंजूरी दी। इसके कुछ मिनट बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की कि युद्ध विराम इजराइल और लेबनान के समय के मुताबिक सुबह 4 बजे लागू हो जाएगा। भारतीय समय के मुताबिक 7:30 बजे ये सीज फायर लागू हो जाएगा। समझौते से जुड़ी डील अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। कथित तौर पर ये 60 दिन का समय देता है, जिस दौरान इजराइल अपनी सेना को दक्षिणी लेबनान से वापस बुलाएगा। लेबनानी सेना लितानी नदी के दक्षिण में लगभग 5000 सैनिक तैनात करेगी। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम से जुड़ी सहमति बन गई है। भारतीय समय के मुताबिक बुधवार को सुबह 7:30 बजे ये प्रभावी हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले ये डील कराई है, जो मिडिल ईस्ट में शांति की बड़ी पहल है। सीज फायर से पहले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक ईरानी अधिकारी के साथ फोन पर बातचीत में कहा था कि ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह का समर्थन करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान लेबनान की सरकार और उसके लोगों के साथ है। युद्ध विराम ईरान समेत पूरे मिडिल ईस्ट के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने हिजबुल्लाह को गाजा युद्ध में उतरने को मजबूर कर दिया, वो भी तब जब हिजबुल्लाह को 7 अक्टूबर के हमले की जानकारी नहीं थी। हिजबुल्लाह को ऐसे समय पर युद्ध करना पड़ा जब उसने इसका समय नहीं चुना था। बांग्लादेश सरकार ने हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी पर भारत के विदेश मंत्रालय के बयान पर मंगलवार को तीखी प्रतिक्रिया दी। बांग्लादेश ने कहा कि विदेश मंत्रालय का बयान निराधार और दोनों देशों के बीच दोस्ती के खिलाफ है। बांग्लादेश ने यह भी कहा कि वो अपनी न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदेश करने पर इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास प्रभु पर कार्रवाई की गई थी। उनको देशद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में बांग्लादेश पुलिस ने सोमवार को ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। इसके खिलाफ हिंदू समुदाय के लोग ढाका की सड़कों पर उतरे थे और जाम लगा दिया था। कई जगह पर हिंसा की भी खबरें आईं। दास हिंदू समूह सम्मिलिता सनातनी जोत के नेता हैं। बांग्लादेश ने कहा, इस तरह के निराधार बयान न केवल तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं, बल्कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच दोस्ती और समझ की भावना के भी विपरीत हैं। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने दास की गिरफ्तारी और जमानत से इनकार पर चिंता जताई थी।
भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इन दिनों पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के नेता इमरान खान की रिहाई को लेकर उनके समर्थक जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने इस्लामाबाद में कूच कर दिया, जिसकी वजह से हालात तेजी से खराब होते जा रहे हैं। बीते दिन इमरान खान के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिससे सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हिंसक होती जा रही है। झड़प के दौरान 6 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, दर्जनों घायल हुए हैं, जबकि पीटीआई ने दावा किया है कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने उनके समर्थकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। उनका दावा है कि अब तक 12 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और दर्जनों घायल हैं। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम के मौसम में तापमान में काफी गिरावट देखी जा रही है। पूरे उत्तर भारत का मौसम बदल रहा है और जल्द ही कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। आईएमडी ने बताया है कि मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 2.7 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 28 और 29 नवम्बर के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इन दिनों घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो सकती है। यूपी की अगर बात करें तो वहाँ अगले 2 दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य में सुबह और शाम कोहरा छाए रहने की संभावना है, साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं बिहार में भी ठंड ने दस्तक दे दी है और यहाँ भी सुबह शाम ठंड का एहसास होने लगा है। हालांकि दोपहर में धूप आने से थोड़ी राहत है। बात करें पहाड़ों की तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। हालांकि सुबह और शाम के समय ही ठिठुरन वाली ठंड हो रही है, जबकि दिन के समय गर्मी के तेवर बरकरार हैं। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में एक बार फिर स्कूल खोलने की कवायद शुरू हो गई है। नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल को ऑनलाइन क्लासेस चलाने के निर्देश मिले हैं। वहीं 6ठी से 12वीं तक के स्कूल हाइब्रिड मॉडल पर चलेंगे। इसके मुताबिक जिन बच्चों को स्कूल जाना है वो जा सकते हैं और जिनको ऑनलाइन क्लासेस करनी है स्कूल उन्हें ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड कराएगा। यह फैसला लगातार सामने आ रही परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया है। दरअसल बीते हफ्ते से लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के स्कूलों को ऑनलाइन मोड में चलाने के निर्देश दे दिए गए थे। बच्चे घर से ही ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे, लेकिन लगातार आ रही परीक्षाओं और ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ाने को लेकर आ रही दिक्कतों की वजह से ये फैसला लेना पड़ा। प्रदूषण के स्तर को देखते हुए छोटे बच्चों को घर से ही ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी होगी, जबकि 6ठी से 12वीं तक के छात्र और छात्राएं स्कूल जाकर अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अंडमान सागर में उत्पन्न हुआ भीषण चक्रवाती तूफान फेंगल भारत के तटों की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इसके बुधवार यानी आज और उग्र होने की आशंका है। इस दौरान इस तूफान के कारण श्रीलंका से लेकर दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी तबाही हो सकती है। मौसम विभाग ने इस तूफान के प्रभाव को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। फिलहाल तूफान के कारण तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों विशेषकर चेन्नई में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात फेंगल के कारण 27 और 28 नवंबर को तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश और तेज हवाओं का सामना हो सकता है। खासकर तमिलनाडु में स्थित तटीय इलाके इस तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। राहत कार्यों की तैयारी के तहत एनडीआरएफ की 7 टीमों को तैनात किया गया है और राज्य सरकार ने स्कूलों को बंद करने की सिफारिश कर दी है। तूफान से निपटने के लिए राहत शिविर और आपातकालीन संचालन केंद्र के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अल्लू अर्जुन की बहुप्रतीक्षित फिल्म पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए तैयार है। इस बड़े एक्शन ड्रामा का निर्देशन सुकुमार ने किया है। बीते दिन यानी 26 नवंबर को इस फिल्म की अंतिम शूटिंग पूरी कर ली गई। पुष्पा 2 का प्रोडक्शन नवंबर 2022 से शुरू हुआ था और पिछले 2 वर्षों में फिल्म की शूटिंग और प्रोडक्शन पर काफी मेहनत की गई है, ताकि दर्शकों को एक शानदार सिनेमाई अनुभव दिया जा सके। फिल्म की सेंसर कट पहले ही लॉक हो चुकी है। 27 नवंबर यानी आज फिल्म को तेलुगु सेंसर सर्टिफिकेट के लिए दिखाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुष्पा 2 का रन टाइम लगभग 3 घंटे 15 मिनट है। हालांकि इसकी सही अवधि सेंसर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तय होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।